हेलो स्टूडेंट्स, इस वीक आपकी वर्कशीट जो है वो सिविक्स के चैप्टर 2 संवाद से ही रिलेटेड है। ये आपकी वर्कशीट नंबर 12 है और इसी चैप्टर का थर्ड टॉपिक है भारत में विकेंद्रीकरण। ये वर्कशीट आपकी उसी टॉपिक से रिलेटेड है। जब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 2 भारत में संवाद पढ़ेंगे तो उसी के अंदर टॉपिक है भारत का विकेंद्रीकरण। उसे अगर आप रीड करेंगे तो ये वर्कशीट आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी समझनी। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट जो है वो आपका टॉपिक है संघवाद। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के संबंध संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी बहुत सी बातों पर निर्भर करते हैं। खासकर शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। तब राज्य अधिकतर अपने स्वायत्त अधिकारों का प्रयोग कम ही करते थे। 1990 के बाद गठबंधन सरकारों का दौर आरंभ हुआ। इसमें क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ा, जिससे राज्यों की स्वायत्तता के प्रति आदर भी बढ़ा। बच्चों, अगर आपने मेरी वीडियो भारत में विकेंद्रीकरण देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि भारत में संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच में जो है शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के अनुसार किया गया है, जो आपकी पिछली वर्कशीट 11 में भी काफ़ी अच्छे से बताया गया था। और उसमें ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि केंद्र और राज्यों में किस प्रकार का संबंध है। इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि किसी भी देश में संघीय व्यवस्था जो है वो सफल है कि असफल है। और भारत में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत समय तक एक ही पार्टी का वर्चस्व रहा, केंद्र में भी और राज्यों में भी उसी पार्टी का शासन रहा। जब केंद्र और राज्य दोनों में ही एक ही पार्टी का शासन रहता है तो ऐसे में राज्यों की स्वतंत्रता जो है वो नाम मात्र की रह जाती है और केंद्र में जो पार्टी का शासन है वही अपनी नीतियां जो है राज्यों में भी लागू कर देती है। परंतु 1990 के बाद क्षेत्रीय दल काफ़ी सारे विकसित हुए और अनेक दल विकसित होने के कारण किसी भी एक दल को हर राज्य में और केंद्र में बहुमत मिलना जो है वो संभव नहीं हो पाता है। इस कारण 1990 के बाद गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि गठबंधन सरकार यानी जब एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं तो उसे कहते हैं गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकारों के आने से, उनका विकास होने से जो क्षेत्रीय दल हैं उनका महत्व बढ़ गया और इसमें राज्यों के स्वायत्तता के प्रति आदर भी बढ़ा। अब भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही काम नहीं चलता। 2 स्तर की शासन व्यवस्था से काम नहीं चल सकता। इसके लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। अब विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइज करना, यानी शक्तियों को 2 या 2 से अधिक स्तरों में बांट देना। केंद्र और राज्यों के बीच में तो संघीय व्यवस्था का अर्थ है कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा करना, परंतु विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि भारत इतना विशाल है, भारत में इतनी जनसंख्या है। मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या रूस से भी अधिक है और महाराष्ट्र की जनसंख्या जो है वो जर्मनी के बराबर है। तो हमारे एक राज्य की जनसंख्या भी विश्व के देशों के बराबर है। इतनी अधिक जनसंख्या होने के कारण भारत जैसे विशाल देश में राज्यों से भी शक्तियां जो हैं वो स्थानीय स्तर पर सरकारों को आगे बांट दी गई, आगे उनसे ट्रांसफर कर दी गई और इसी को कहते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कैसे है कि राज्य सरकारों से शक्तियों को स्थानीय सरकारों को दे देना। तो जब केंद्र और राज्य से शक्तियां स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। और इसमें सबसे अधिक जो मेन संशोधन आया वो 1992 में आया। 1992 में संविधान संशोधन के द्वारा शासन व्यवस्था के स्थानीय स्तर को संवैधानिक रूप से मजबूत बनाया गया। शासन का स्थानीय स्तर कौन सा? इन्हें गांव में पंचायत और शहरों में नगर निगम या नगर पालिका कहा गया। और ये क्यों किया गया? ताकि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी उसमें हो और स्थानीय लोग जो हैं वो अपने इलाके की समस्याओं को अधिक अच्छी तरह समझ पाते हैं, उनका हल अच्छे तरीके से ढूंढ पाते हैं। इसीलिए 1992 में ये निर्धारित किया गया और संविधान में संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन? 73वां संशोधन से गांव में पंचायतों का निर्माण किया गया और 74वें संशोधन से शहरों में नगर निगम या नगर पालिका के रूप में स्थानीय शासन की स्थापना की गई।
इसके दो फायदे हुए। एक तो भारत जैसे विशाल देश में अधिक से अधिक लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी या हिस्सा लेने का मौका मिला। इसका और दूसरा फायदा क्या हुआ कि भारत जैसे विशाल देश में केवल दो स्तरों पर ही शासन व्यवस्था नहीं चल सकती और उसको आगे विकेंद्रीकरण करने की आवश्यकता है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें वो है कि कैसे संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी संघीय व्यवस्था को अन्य बातें प्रभावित करती हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। अब इस प्रकार इसमें आपको क्या लिखना है कि संवैधानिक प्रावधान तो है ही कि हमारे संविधान में लिखा गया है कि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और राज्यों की जितनी भी विधायी शक्तियां हैं, कानून बनाने की शक्तियां हैं, उनको 3 सूचियों के अनुसार संविधान में बांट दिया गया है। तो संघीय व्यवस्था को संवैधानिक प्रावधान तो प्रभावित करते हैं कि जिस सूची में, जैसे संघ सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची में राज्य को और संवर्ती में दोनों, केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। आपने पिछली वर्कशीट में ये पढ़ा होगा। परंतु इसके अलावा और क्या ऐसी बातें हैं जो कि उन दोनों के, केंद्र और राज्य के संबंधों को प्रभावित करती हैं? तो संवैधानिक प्रावधानों के अलावा केंद्र व राज्य के संबंध, जो केंद्र और राज्य के संबंध हैं बेटा, वो आप जो है संघीय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। वो कैसे प्रभावित करेंगे? अगर केंद्र और राज्यों में अलग अलग एक ही दल की सरकार है तो राज्यों की स्वायत्ता जो है वो खत्म हो जाती है, और अगर उनमें अलग अलग दलों की सरकार है तो क्षेत्रीय दलों को महत्व मिलता है और राज्यों की स्वायत्ता के प्रति उनका आदर बढ़ जाता है। इसके अलावा बेटा केंद्र और राज्य के संबंधों के अंदर कितना कॉर्पोरेशन है, कितनी सहभागिता है केंद्र और राज्यों में, इस पर भी संघीय व्यवस्था जो है वो निर्भर करती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों की स्वायत्ता के प्रति आदर का भाव बढ़ा है, इसे आप जरूरी क्यों मानते हैं? जैसा कि आपको पता है भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यों की स्वायत्ता अधिक महत्वपूर्ण है, और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होते हुए हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया है। और संघीय व्यवस्था की एक ये मुख्य रूप से एक ये विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है कि राज्यों की स्वायत्ता, और ये तभी सही मायने में संघीय व्यवस्था अपनाने का महत्व भी है अगर राज्यों को उनकी स्वायत्ता जो है वो दी जाती है। तो केंद्र राज्यों की स्वायत्ता का आदर नहीं करेंगे तो संघीय व्यवस्था का महत्व ही समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि राज्यों की स्वायत्ता के प्रति आदर का भाव बढ़ा है। इसे आप ज़रूरी क्यों मानते हैं? इसे हम ज़रूरी इसलिए मानते हैं क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यों की स्वायत्ता बहुत महत्वपूर्ण है, और ये तभी सही मायने में संघीय व्यवस्था को अपनाने का महत्व सिद्ध होता है जब केंद्र और राज्यों की स्वायत्ता का आदर अगर नहीं करेंगे तो संघीय व्यवस्था का महत्व ही समाप्त। राज्यों की स्वायत्ता के प्रति आदर का भाव बढ़ना ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तभी हमारी संघीय व्यवस्था का औचित्य है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में किसी ऐसे राज्य का उदाहरण दीजिए जहां गठबंधन सरकार है और इसमें कौन कौन से दल शामिल हैं। तो ऐसे जो दल हैं बेटा वो हैं, हमारा अभी जो रिसेंट हमारा राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है और महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, ये 3 दलों ने मिलकर गठबंधन सरकार का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना क्यों आवश्यक होता है? सर मैंने पहले भी आपको बताया कि भारत एक विशाल देश है और 2 स्तरों की शासन व्यवस्था से काम नहीं चल सकता। भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है, तो भारत जैसे विशाल देश की लोकतंत्र की सफलता के लिए अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी आवश्यक है, और वो सत्ता के विकेंद्रीकरण के द्वारा ही जो है हो सकती है। इसके अलावा आप सत्ता का विकेंद्रीकरण और क्यों आवश्यक है कि स्थानीय स्तर की समस्याओं को उस इलाके के रहने वाले लोग ही अच्छे से समझ सकते हैं और उन समस्याओं का हल भी वही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस कारण भी सत्ता के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। तो होप बेटा आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी। कुछ परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो अपने आप फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं।
अगर आप इसी तरह चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस आपको मिले तो इस वीडियो को बेटा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।